कैसे एक अच्छी कहानी लिखें, राइट ए गुड स्टोरी। सभी इंसान अच्छे कहानीकार स्टोरी टेलर्स होते हैं और अगर नहीं हैं तो बन भी सकते हैं। लेकिन बात जब एक अच्छी कहानी लिखने की होती है तब फिर चाहे आप कितनी भी अच्छी कल्पना क्यों ना कर लेते हों और आपके पास में हजारों अच्छे आइडिया ही क्यों ना हों, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाएं। आपको कुछ एकदम ओरिजिनल बनाना है, न कि किसी की नकल करना है। एक अच्छी कहानी लिखने के लिए आपको प्रेरणा की तलाश करनी होगी, अपना कंटेंट तैयार करना होगा और फिर अपने द्वारा किए हुए काम को तब तक रिवाइज करते रहना, दोहराना है, जब तक कि आप आपकी क्षमता के हिसाब से बेस्ट कहानी न लिख डालें। अगर आप एक अच्छी कहानी लिखना चाहते हैं तो बस इन आसान से स्टेप्स को फॉलो करें। एक, प्रेरणा पाना, गेटिंग इंस्पायर्ड। दुनिया की तरफ और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें। अगर आप एक अच्छी, छोटी, शॉर्ट या फिर एक बड़ी कहानी लिखने में कामयाब होना चाहते हैं तो फिर आपको हमेशा अपनी आंखों और कानों को खुला रखना होगा और दुनिया की बातों को सुने और इसे आपको प्रेरित करने दें। कुछ ही वक्त के बाद में आप खुद ही एक अच्छी कहानी लिखने के लिए एक अच्छे टॉपिक को पालेंगे। अब चूंकि आपकी ये कहानी बाहर निकलकर काफ़ी सारे लोगों के बीच पहुंचने वाली है, इसलिए अपनी कहानी को सिर्फ अपने खुद के विचारों बस पर आधारित मत होने दें। इसके लिए आपको दूसरे लोगों से भी उनके आसपास के माहौल के बारे में मौजूद विचारों के बारे में पूछना चाहिए। आप कभी भी अपनी कहानी में बहुत ज़्यादा वक्त, मेहनत या बहुत सारी डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ इकट्ठे करने के तरीके दिए हुए हैं जो सीधे आपको एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी पाने में मदद कर सकते हैं। एक, बुक पढ़ें। अनुभव से ही मदद मिलती है। पढ़ना दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। ये आपको इस बारे में जानकारी देगा कि आखिर एक पब्लिश हुई बुक कैसी नजर आती है। बेशक आपको न जाने कितनी सारी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन जहाँ तक हो सके अपनी लोकल लाइब्रेरी जाकर तलाशने की कोशिश करें और वहाँ से ही एक ऐसी बुक तलाश करें जो आपकी रुचि के हिसाब से एकदम फिट बैठती हो। हर एक बुक और इंसान अलग होते हैं। हो सकता है कि एक बुक से आपको अच्छे सेंटेंस स्टार्टर्स, शुरुआत करने लायक वाक्य, प्रेरणा और आप जिस तरह के टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं वही मिल जाए। अपनी वोकेबुलरी, शब्दावली को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की बुक्स को पढ़ने की पुष्टि कर लें। अगली बात जो आप जानते हैं वो ये कि अब आपके पास एक कहानी का आधार होगा। कुछ रोचक किरदारों की खासियत पर ध्यान दें। हो सकता है आपने कभी भी आपके पड़ोसी को उसके पौधों के साथ में बात करते हुए सुना हो या फिर उसे उसकी बिल्ली को हर सुबह वॉक पर ले जाते हुए देखा हो। ये फिर से अपने आसपास के लोगों के ऊपर ही ध्यान देना होता है। क्या आपकी सिस्टर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गीकी टाइप है? हो सकता है आपका अगला इंटेलिजेंट किरदार उसी की पर्सनैलिटी पर आधारित हो। इस तरह के लोगों की जिंदगी के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करें और देखें अगर कोई कहानी बन पाए। अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें। एक वॉक पर चले जाएं या फिर किसी पार्क में बैठकर वहां पर नज़ारा बनाकर कुछ वक्त बिताएं और देखें अगर आपको कुछ मिल जाए। हो सकता है कि आपको किसी गटर के ठीक सामने गुलाबों से सजा हुआ एक बुके नजर आ जाए या फिर एक पार्क बेंच पर एकदम नए स्नीकर्स दिख जाएं। खूबसूरत वो वहां पर कैसे पहुंचे? अब अपनी खुली आंखों से सपने देखना शुरू कर दें। लोग जब बात करें तब उन्हें सुनें। बस आते जाते सुना हुआ एक दिलचस्प वाक्य भी आपको एक पूरी कहानी लिखने को प्रेरित कर सकता है। हो सकता है कि आप किसी को ऐसा कहते हुए सुने, कोई मुझे नहीं समझता, या मेरा डॉग मेरे घर में आने वाले सभी लोगों को बहुत परेशान करता है। क्या ये एक कहानी लिखने के लिए काफ़ी है? बेशक। दो, ऐसा होता तो क्या होता, व्हाट इफ सिनेरियो के ऊपर विचार करें। ये भी एक कहानी लिखना शुरू करने की एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जब आप दुनिया की ओर ध्यान देते हैं तब आपको न सिर्फ दुनिया की वास्तविकता अकेले पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि आपको दुनिया में मौजूद कुछ संभावनाओं की तरफ भी अपना ध्यान देना चाहिए। जब आप आपके द्वारा सुनी हुई किसी कहानी की तरफ या आपके द्वारा देखी हुई किसी तस्वीर की ओर ध्यान देते हैं तब खुद से पूछें, लेकिन अगर इसकी जगह पर वो हुआ होता तो कैसा होता? या अगर हो जाता तो वो क्या करता? इस तरह की लाइंस के ऊपर विचार करने से
आप अपने दिमाग में चल रही उस उलझन को सुलझाने की तरफ बढ़ जाएंगे जो आपको काफी वक्त से परेशान कर रही है। आप जब कहानी लिखना शुरू करते हैं तब जरूरी नहीं है कि आपको आपकी कहानी का अंत मालूम ही होना चाहिए। असल में कहानी लिखना शुरू करते वक्त ही कहानी के बारे में सब कुछ नहीं मालूम होना आपको और भी क्रिएटिव संभावनाएं खोजने में मदद कर सकता है और ये आपकी कहानी को और भी मजबूती भी देगा। ये जो ऐसा होता तो क्या होता सिनेरियो है, ये कुछ प्रैक्टिकल असलियत से जुड़ा भी हो सकता है या फिर ये एकदम कुछ अजीब सा भी हो सकता है। आप चाहें तो खुद से पूछ सकते हैं कि कैसा हो अगर मेरा डॉग मुझसे बात करने लग जाए, या कैसा हो अगर मेरे डॉग पर हमेशा नाराज होने वाला मेरा पड़ोसी किसी दिन उसका किडनैप अपहरण कर लें। 3 अपने अनुभवों का इस्तेमाल करें। हालांकि शॉर्ट स्टोरी राइटिंग लघु कथा लेखन अक्सर फिक्शन राइटिंग की कैटेगरी में आती हैं, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरी अक्सर ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा हुआ करती हैं। अगर आप भी आपके साथ में या आपके किसी जान पहचान वाले के साथ में असल में घटी हुई किसी घटना के बारे में लिख रहे हैं तो इसे एक नॉन फिक्शन राइटिंग माना जाएगा, लेकिन आपके द्वारा असल में अनुभव की हुई किसी घटना से प्रेरणा लेना और फिर उन्हें एक अलग ही नई और फिक्शनल लेवल पर लेकर जाना शॉर्ट स्टोरी लिखने का एक अच्छा प्लान हो सकता है। खासकर कि उस वक्त ये सच में एक अच्छा प्लान बन सकता है जब आपके पास में असल में कुछ लिखने लायक ही न हो। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि आपको सिर्फ वही लिखना चाहिए जिसके बारे में आपको मालूम है। एक ख्याल के हिसाब से भी माना जाता है कि अगर आपने आपका बचपन पंजाब के खेत खलिहानों में रहकर बिताया है या फिर आपने आपकी जिंदगी के 10 वर्ष कोंकण की हरियाली में पेंटिंग करने की कोशिश करते हुए बिताए हैं, तो ऐसे में आपको किसी अनजानी जगह पर किसी के जीवन के बीतने के अनुभव के बारे में लिखने के बजाय आपके अपने इन्हीं अनुभवों के बारे में लिखना चाहिए। कुछ राइटर्स लेखक ऐसा कहेंगे कि आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए जिन्हें आप जानते तो हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसका मतलब आपको पहले आपके किसी जाने माने क्षेत्र से शुरुआत करना चाहिए और फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में तलाशना शुरू करें जिसके बारे में हमेशा आपके मन में कोई उत्सुकता हो या जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ मालूम न हो। अगर आप असल में घटित हुई घटनाओं के बारे में लिखने को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर आपके पास उसमें क्रिएटिविटी शामिल करने लायक जगह ही नहीं रह जाएगी। उदाहरण के लिए हो सकता है आपका कोई एक ऐसा बचपन का फ्रेंड हो जो आपको बताए बिना कहीं दूर चला गया हो, या फिर शायद आप अपने बचपन में हमेशा से ही रोलर कोस्टर को देखकर अचंभित हुआ करते थे और जानना चाहते थे कि आखिर ये सब होता कैसे है। इस दुनिया पर ही गौर करें और फिर उसी से कुछ बना लें। 4 आपके द्वारा सुनी हुई किसी कहानी पर गौर करें। हमेशा आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के द्वारा आपको सुनाई हुई कहानियों पर गौर जरूर करें, इनसे आपको एक अच्छा फिक्शन मिल सकता है। अगर आपकी माँ या दादी नानी माँ हमेशा आपको उनके बचपन की कहानियाँ सुनाया करती हैं तो उन्हें लिखना शुरू कर दें। फिर ऐसा सोचकर देखें कि किसी एक अलग ही वक्त और अलग जगह पर अपना बचपन बिताने में कैसा लगेगा और सारी संभावनाओं को लिखना शुरू कर दें। अगर आपको उस वक्त के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं भी मालूम है तो भी सिर्फ इतनी सी वजह से अपने कदमों को पीछे न हटा लें। आप चाहें तो हमेशा उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। जब आपका कोई फ्रेंड आपसे ऐसा कहता है, तुम मानोगे नहीं लास्ट वीक मेरे साथ क्या हुआ, उस पर ध्यान दें। यहीं पर आपको आपकी शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत मिल सकती है। एक कहानी किसी भी अनचाही जगह से भी आ सकती है। हो सकता है कि एक रेडियो डीजे बस कुछ ही लाइंस में उसके बचपन की यादों को ताज़ा कर रहा हो और आप खुद को उसकी कही हुई बातें सुनकर उसकी लाइफ की कल्पना करते हुए पाते हैं। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपकी पहचान एक ऐसे लेखक की तरह बन गई है जो हमेशा ही लोगों के द्वारा सुनाई हुई कहानियां की चोरी करता है और उनसे ही फिक्शन तैयार कर लेता है, तो फिर लोग आपके सामने अपनी बातें शेयर करने में कतराने लग जाएंगे। 5. किसी एक सेटिंग से प्रेरणा पाएं। एक कहानी किसी एक मजबूत जगह से आ सकती है। इस स्टेज से आपको मालूम होगा कि आप कौन सी कहानी लिखने वाले हैं। हो सकता है कि एक अंडरग्राउंड लैबोरेटरी में एक साइफाई वैज्ञानिक साहित्य कहानी तैयार हो जाए या फिर किसी पुरानी झोपड़ी से एक हॉरर स्टोरी बना लें।
आपको एक लुभावने बीच से या आपके द्वारा एंजॉय किए हुए किसी वेकेशन से प्रेरणा पाने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह पर किसी आम सी चीज से प्रेरणा पाएं। सोचकर देखें कि जब आप बच्चे थे तब हर साल गर्मी की छुट्टी में अपनी दादी नानी माँ के आम के बगीचों में बिताने में कैसा लगता था। याद करें, स्कूल टाइम में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में मिलकर बातें करना कितना मजेदार हुआ करता था। किसी एक जगह के बारे में लिखना आपको एक मजेदार किरदार बनाने की दिशा में लेकर जाने मदद कर सकता है। 6 लेखन अभ्यास राइटिंग एक्सरसाइज का विस्तार करें। लेखन अभ्यास ने काफ़ी सारे लेखकों को उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने में, अनचाही जगहों से प्रेरणा पाने में और उन्हें उस वक्त भी लिखने के लिए फोर्स करने में मदद प्रदान की है जब उनके पास में लिखने लायक कोई आइडिया भी नहीं था। आप चाहें तो अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए रोजाना बस 10-15 मिनट वार्म अप राइटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर अपनी एक्सरसाइज के आधार पर 1 घंटे तक भी लिख सकते हैं, फिर भले आपको उस वक्त ऐसा करने की प्रेरणा न भी नजर आ रही हो। यहाँ पर आपके लिए शुरुआत करने के हिसाब से कुछ अच्छी राइटिंग एक्सरसाइज दी हुई हैं। इस तरह के ओपनिंग सेंटेंस से कहानी लिखना शुरू करें। मैंने आज से पहले ये किसी को भी नहीं बताया है। अगर आपकी कहानी फर्स्ट पर्सन से नहीं बताई जा रही है तो इसे इस तरह से शुरू कर सकते हैं। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर आंसुओं की धार सी लग गई। क्या किसी ने उसे धोखा दिया है? किसी जगह पर लगी हुई एक खलिहान की तस्वीर पर ध्यान दें। फिर उसे किसी ऐसे इंसान के नजरिए से डिस्क्राइब करें जिसने अभी एक मर्डर किया है। अब फिर से किसी एक ऐसी लड़की के नजरिए से ऐसा करें जिसने अभी अभी अपनी मां को खो दिया है। देखें किस तरह अलग अलग लोगों के विचार के द्वारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल रहा है। आप खुद को ही उस किरदार की जगह पर रखकर देखें। बस कुछ 10-15 मिनट्स के लिए लिखें। आपने अपनी गलती को सुधारने के लिए जो भी लिखा है उसे एक बार फिर से देखें। अपनी जिंदगी में से किसी एक ऐसे इंसान को चुन लें जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब उस इंसान के नजरिए से एक कहानी लिखना शुरू करें। जितना हो सके उसे पढ़ने वाले के मन में उसके लिए सहानुभूति बनाने की कोशिश करें। याद रखें ये आपकी कहानी है। किसी किरदार को आपको सरप्राइज आश्चर्य में डालने दें। एक ऐसे किरदार के बारे में लिखें जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं और फिर इस इंसान को कुछ ऐसा करने दें जिसके करने के बारे में आपको बिल्कुल भी संभावना न हो। देखें ये आपको कहाँ तक लेकर जाता है। ये आपकी कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। बहस तर्क। ऐसे 2 किरदार रखें जो एकदम अलग ही बहस कर रहे हैं, जैसे कि कौन कचरे को बाहर रखने वाला है या कौन मूवी के लिए पे करने वाला है। इस बात को स्पष्ट कर दें कि ये जो बहस है वो असल में किसी एक बड़ी और ज़्यादा सीरियस चीज़ के बारे में है, जैसे कि कौन रिश्ते को पहले ख़त्म करने वाला है या कौन बहुत ज़्यादा दे रहा है लेकिन इसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जहाँ तक हो सके डायलॉग को ही सारा काम करने दें, हालांकि उसे बोरिंग भी मत बनाएं। बॉडी लैंग्वेज। ऐसे करीब 500 शब्द लिखें जो एक दूसरे के सामने बैठे हुए 2 किरदारों के बारे में डिस्क्राइब करते हों। बिना डायलॉग यूज किए आपके रीडर्स को खुद ही देखने दें कि ये दोनों किरदार आखिर एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं। 7 दूसरी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ें। अगर आप शॉर्ट स्टोरीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आपको क्लासिक्स और कंटेम्प्रेरी मास्टर्स दोनों को ही पढ़ना चाहिए और दूसरों के द्वारा लिखी हुई कहानियों को अपनी खुद की शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर कुछ शॉर्ट कंटेम्प्रेरी और क्लासिक स्टोरीज दी हुई हैं जो आपको आपकी खुद की शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। रोकिया सखावत हुसैन की सल्तानस ड्रीम, प्रज्वल परजोल की द क्लेफ्ट, R.K. नारायण की एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, प्रेमचंद की लॉटरी, मृणाल पांडे की गर्ल्स, झुम्पा लहिरी की इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, रस्किन बॉन्डा की ए टाइगर इन द हाउस, शशि थरूर की द पॉलिटिकल मर्डर, नयनतारा सहगल की रिच लाइक अस, अनीता नायर की द लेडीज कूपे, अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, झुम्पा लहिरी की ए टेम्पररी मैटर, किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एम,
मंजू कपूर की डिफिकल्ट डॉटर्स, मीनाक्षी रेड्डी माधवन की यू आर हियर। 2 अपनी कहानी लिखने की कला को सुधारना। एक राइटिंग क्लासेस लें। राइटिंग क्लासेस अच्छी बुक्स और स्टोरीज को लिखने की कला के सीखने का एक बहुत अच्छा जरिया होती हैं। किसी एक ऐसी क्लास की तलाश करें जो जनरल या आपके रुचि के क्षेत्र में कहानी लिखने पर फोकस करती हैं। कहानी लिखने के कई प्रकार होते हैं, जिनमें बच्चों की बुक से लेकर मैगजीन में आर्टिकल लिखने तक शामिल हैं। 2 लोगों को, जानवरों को, चीजों को और लैंडस्केप जमीन आदि को डिस्क्राइब करने की प्रैक्टिस करें। साथ ही इमोशंस, फीलिंग्स और रिएक्शंस को लिखने की भी प्रैक्टिस करें। एक अच्छा राइटर इन सारी ही चीजों को सबसे ज्यादा क्रिएटिव अंदाज में डिस्क्राइब करना जानता है। अपने आसपास मौजूद चीजों को डिस्क्राइब करने की प्रैक्टिस करें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपके पास में पर्पल पर्दे हैं। आपके पर्दे कैसे नजर आते हैं? वो आपको किसकी याद दिलाते हैं? वो आपके रूम में कहाँ पर लगे हुए हैं? हालांकि आपको बहुत ज़्यादा भी स्पष्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की वजह से आपकी कहानी धीमी पड़ जाएगी। बस आपको अपने रीडर के मन में एक वास्तविक तस्वीर बनाने की कोशिश करना है। 3 किसी कहानी को आकर्षक अंदाज में लिखने के तरीके के ऊपर ध्यान दें। किसी को भी एक बोरिंग या जो जिज्ञासा ही न जगा सके ऐसी कहानी पढ़ने में कोई मजा नहीं आएगा। कुछ यूनिक वर्ड्स यूज करें। अपनी डिक्शनरी में झांकें और ऐसे शब्दों को पाएं जो आपकी नज़रों को खींचते हो। मज़ेदार बने और आपके रीडर्स के मन में आपके काम को और भी पढ़ने की चाह जगाएं। यहाँ पर आपका लक्ष्य अपने रीडर्स की नज़रों को खींचना और उन्हें और ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। 4 ग्रामेटिकली करेक्ट रहें। पुष्टि करें कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं, आपके रीडर्स उसे समझ पा रहे हैं। लाइक दिस जैसा कुछ लिखना आपके रीडर्स को कंफ्यूज कर सकता है, और जब आप एक पूरी किताब लिखना चाह रहे हों, तब आपको कुछ ऐसी ही पुरानी लिखने में होने वाली गलतियों को अवॉइड करने के लिए और भी एडवांस्ड वर्ड्स का यूज करना होगा। हालांकि अगर आपका किरदार ही लाइक दिस इस तरह से बातें करता है, तो फिर इसे पूरी बुक में कोटेशन मार्क के अंदर ही रखें और अपने किरदार की असली बोली और मन की आवाज की तरफ भी पूरी सच्चाई दिखाएं। 5 अपने दिल से लिखें। अगर लिखना ही आपका जुनून है, तो अपने इस जुनून को एक ऐसे सच्चे कहानीकार की तरह शेयर करें जो पूरी तरह से कहानी में डूब गया है। आपको जो भी कुछ पसंद है और आप जिसे अपनी कहानी के लिए सही समझते हैं, उसे ही लिखें। अपने दिल से लिखना सीखें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म निर्माणकारी आलोचनाओं को सुनें और समझें कि कब आपको आपकी राइटिंग स्किल्स में सुधार करने की ज़रूरत है। इसके साथ ये भी जानना सीखें कि कब ये सिर्फ जैसी है। प्रैक्टिस के जरिए आप इसे करना सीख जाएंगे। 3 अपनी कहानी तैयार करना। 1 अपने नज़रिए को डेवलप करें। ज़्यादातर कहानियाँ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन के नज़रिए से लिखी जाती हैं। अगर आप सिर्फ अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ अपने एक नज़रिए पर ही टिके रहना चाहिए। यहाँ पर 3 तरह के नज़रिए और उन्हें यूज़ करने का तरीका दिया हुआ है। फर्स्ट पर्सन को एक ऐसे किरदार के नज़रिए से व्यक्त किया जाता है जो खुद का जिक्र करने के लिए मैं वन का यूज़ करता है। मैंने इससे पहले कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया है। ये फर्स्ट पर्सन राइटिंग का एक उदाहरण है। अगर आप किसी एक किरदार के विचारों और नज़रियों पर ही सारा ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए फर्स्ट पर्सन यूज़ करना सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर उस किरदार के नज़रिया बहुत सीमित होगा, तो ये आपके लिए भी बहुत सीमित हो सकता है। अगर आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो आपके लिए अभी फर्स्ट पर्सन का नज़रिया बहुत आसान हो सकता है। थर्ड पर्सन उस वक्त यूज़ होता है जब आप वह या वो लिखकर बाहरी नज़रिए से किसी एक किरदार के बारे में लिखते हैं, जैसे कि कहना वो थक गया था। थर्ड पर्सन में लेखक या तो किरदार के विचारों के एकदम करीब पहुंच जाएगा या फिर किरदार से एकदम दूरी बना सकता है। सेकंड पर्सन सीधे तौर पर रीडर को तुम आप कहकर संबोधित करता है, जैसे कि आप ऑफिस तक जा रहे हैं। ये रीडर को थामे रखने की अच्छी टेक्निक होती है, लेकिन ये कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा भी यूज़ हो सकता है। 2 अपना प्लॉट कथावस्तु डेवलप करें। हर एक शॉर्ट स्टोरी में एक ऐसा प्लॉट जरूर होना चाहिए
जो रीडर को थामे रख सके और उन्हें अब आगे क्या होगा के साथ बांधे रखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी में एक हाई स्पीड केस या फिर मर्डर ही शामिल होना चाहिए। आपके रीडर्स सिर्फ दो लोगों के बीच कॉफी पर होने वाली बातों में भी आगे क्या होने वाला को जानने के इच्छुक हो सकते हैं। हालांकि हर एक शॉर्ट स्टोरी अलग होती है। यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी के कुछ बेसिक एलिमेंट्स दिए हुए हैं। राइजिंग एक्शन एक्सपोजिशन, ये आमतौर पर शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत में आता है, जब रीडर को मुख्य किरदारों, सेटिंग और केंद्रीय संघर्ष से अवगत किया जाता है। हालांकि कुछ कहानियां एक्शन के ठीक बीच में भी शुरू हुआ करती हैं और रीडर्स के मन में असल में पहले क्या हुआ था जानने के लिए जिज्ञासा जगाता है। संघर्ष, कहानी की असली बाजी हर कहानी के अंदर कोई ना कोई एक दांव होना ही चाहिए, नहीं तो रीडर इसे पढ़ ही नहीं पाएगा, फिर चाहे आपकी कहानी की भाषा कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। हर एक कहानी में एक संघर्ष की या फिर तनाव के पल की जरूरत होती ही है। ये दो पुरुषों के किसी एक ही महिला को पाने की लड़ाई करने या किसी लड़की के मन में अपने फ्रेंड के द्वारा उसे पार्टी पर बुलाए जाने या न बुलाए जाने की कश्मकश के जितना ड्रामेटिक भी हो सकता है। संघर्ष किस प्रकार का है ये कोई मायने नहीं रखता, अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये कि रीडर्स के मन में आगे क्या होने वाला है कि जिज्ञासा। नियति, द फॉलोइंग एक्शन, कहानी का समाधान। संघर्ष समाप्त होने या उसके ऊपर चर्चा होने के बाद कहानी को अब खत्म होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर कहानियों की इतनी अच्छी खुशनुमा एंडिंग नहीं हुआ करती है। ज्यादातर कहानियां ऐसे किसी शब्द या इमेज पर खत्म हो जाती हैं जो रीडर्स को सोचते हुए छोड़ देती है। अगर आपकी कहानी आखिर में अच्छी तरह से समाप्त हो जाती है तो आपने रहस्य और आकर्षण को कुछ हद तक कम कर लिया है। 3, अपने किरदारों को तैयार करें। आपकी कहानी में ऐसे कुछ किरदार होने चाहिए आपके रीडर्स को जिनके बारे में परवाह हो और यहाँ तक कि वो जिसके लिए ही कहानी को पढ़ना चाहें, फिर भले वो किरदार एक अच्छा इंसान या अच्छे स्वभाव वाला न भी क्यों न हो। आप आपके किरदारों को कई अलग तरीकों से खास बना सकते हैं और ये सारे तरीके मान्य भी होते हैं। यहाँ पर आपके रीडर्स को आपके किरदारों के बारे में एक अच्छी समझ देने के कुछ तरीके दिए हुए हैं। वो क्या कहते हैं को डिस्क्राइब करें। डायलॉग की कुछ परफेक्ट लाइंस किसी भी किरदार के असली मकसद की पहचान करा सकती हैं, खासकर अगर वो डायलॉग उसकी सोच से मेल न खा रहा हो। तब वो क्या करते हैं को डिस्क्राइब करें। क्या वो शख्स अलार्म के बिना भी रोज सुबह 6 बजे उठ जाता है, या फिर वो रोज सुबह उठने से पहले कई बार स्नूज बटन दबाकर घंटों तक भी बिता देता है। हर एक छोटा सा काम भी उस किरदार को बनाने में मदद कर सकता है, हालांकि ये आपको शुरुआत में जरूर बेकाम का नजर आ सकता है। वो कैसे नजर आते हैं को डिस्क्राइब करें। क्या वो इंसान मार्केट जाते वक्त बहुत अजीब ढंग से तैयार हुआ करता है, या फिर किसी बहुत दर्द भरे लम्हे में भी अजीब ढंग से मुस्कुराता है। किसी भी किरदार का फिजिकल अपीयरेंस उसकी मानसिक स्थिति की भी गवाही दे सकता है। वो दूसरों के साथ में किस तरह से बातचीत करते हैं के बारे में भी बताएं। क्या आपका किरदार बहुत ज्यादा शर्मीला है, या फिर वो इतना ज्यादा बॉसी है कि उसके आसपास मौजूद हर एक इंसान उसके मुंह खुल जाने को लेकर घबराता है। क्या वो इसी वजह से वेटर्स के साथ में अच्छे से पेश आता है क्योंकि उसकी माँ भी कभी एक वेट्रेस थी, या फिर वो सभी वेटर्स के साथ में इसलिए बदसलूकी करता है क्योंकि एक वेट्रेस ने उसका दिल दुखाया है, या फिर बस उसे ऐसा करना अच्छा लगता है। किसी किरदार के बारे में जाहिर करना उसके बारे में काफी कुछ उजागर कर सकता है। 4, अपने डायलॉग तैयार करें। डायलॉग किरदारों के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों पर एक छाप छोड़ते हैं, जिन्हें अक्सर कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। डायलॉग किसी भी किरदार के द्वारा बोली जाने वाली और न बोली जाने वाली बातों के जरिए काफी कुछ उजागर कर सकता है। आपको कुछ ऐसे डायलॉग की तलाश करना चाहिए जो बनावटी लगने के बजाय असल में लोगों के द्वारा बोले जाते हों। इन्हें असली दुनिया के लोगों के द्वारा बोला जाता है या नहीं, ये जानने के लिए अपने सारे डायलॉग को जोर जोर से पढ़ें। 2 किरदारों के बीच में मौजूद डायलॉग भी उनके बारे काफी कुछ उजागर कर सकते हैं। जो नहीं बोला जा रहा है उसके ऊपर भी ध्यान दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई एक छोटा बच्चा इस बात से दुखी है कि उसके फादर ने उसका बेसबॉल गेम मिस कर दिया,
लेकिन फिर भी जब वो दोनों अगली बार मिलते हैं तो वो गेम के बारे में कोई बात किए बिना वो उनसे पूछता है कि आपका काम कैसा हुआ। ये भी उसके बारे में काफी कुछ उजागर कर सकता है। अपने डायलॉग को बहुत ज्यादा भी जोर देना अवॉइड करें, जैसे कि हरी ने कहा की जगह पर हरी ने व्यक्त किया। लिखना 5 अपनी सेटिंग डेवलप करें। किसी भी शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग बहुत मुश्किल हो सकती है या फिर उसका आगे होने वाले इवेंट्स के साथ में बहुत कम ही लेना देना हो सकता है। अगर आपकी कहानी किसी एक बहुत साधारण से घर में बनी है जिसका कहानी से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किरदार की गर्लफ्रेंड किरदार के उस घर में आ जाती है जहां वो अपनी बीबी के साथ में रहता है, तो आपके लिए हर एक छोटी से छोटी डिटेल को शेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किरदार के अपनी बीबी के साथ में रिश्ते को और उसकी गर्लफ्रेंड इसके बारे में क्या सोचती है को उजागर करेगा। आप तय करें कि आपके लिए कितनी सेटिंग जरूरी है और उसी हिसाब से उसे डेवलप करें। फिर चाहे सेटिंग कहानी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी न भी हो, रीडर्स को कंफ्यूज मत करें और उन्हें ये समझाने दें कि ये घटना किस जगह पर घटित हो रही है, फिर चाहे ये जगह दुनिया के किसी कोने में मौजूद एक छोटी सी झोपड़ी या एक अनजाना सा स्कूल जैसा कुछ भी क्यों न हो। टाइम पीरियड भी सेटिंग का एक बहुत जरूरी हिस्सा हो सकता है। अगर आपकी कहानी 1960 के वर्ष की है तो अपने रीडर्स को इसके बारे में भरपूर संकेत दे दें या फिर आप ही इसे बार बार बताते जाएं ताकि वो आधी से ज्यादा कहानी को आज के दौर की समझकर न पढ़ते जाएं। 6 अपनी एक वॉइस आवाज डेवलप करें। लेखन में वॉइस एक ऐसा यूनिक रास्ता होता है जो दिखाता है कि आपके द्वारा लिखे हुए शब्द को सिर्फ और सिर्फ आपके ही द्वारा लिखा जा सकता है। आपके शब्दों की अपनी एक धुन, खनक और ताल होनी चाहिए जिसे कोई भी कॉपी न कर सके। शुरुआत में शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के द्वारा उनके किसी पसंदीदा लेखक की नकल करने की कोशिश करना बहुत आम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप एक शॉर्ट स्टोरी राइटर की तरह बढ़ते जाएंगे, आप खुद ही अपने विचारों और आइडियाज को व्यक्त करने के यूनिक तरीके तलाश लेंगे। वॉइस लेखक के शब्दों के साउंड होने के तरीके को डिस्क्राइब करता है, न कि किरदार के द्वारा बोले जाने वाले शब्दों के साउंड को। शॉर्ट स्टोरी में लिखा हुए हर एक शब्द लेखक की अपनी वॉइस की पहचान बनाने में अपना योगदान देता है। 7 शॉर्ट स्टोरीज में होने वाली गलतियों को अवॉइड करें। वैसे तो आपके लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नियम नहीं मौजूद है जो किसी शॉर्ट स्टोरी को अच्छा बनाने का दावा करता हो। और ऐसा क्या है किसी शॉर्ट स्टोरी को बुरा बनाता है के बारे में बताता हो। फिर भी आप चाहें तो शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के द्वारा की जाने वाली कुछ कॉमन मिस्टेक्स को करने से बचते हुए अपने द्वारा एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी लिखने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखने में आगे बढ़ने से पहले ध्यान देने लायक कुछ जरूरी बातें दी हुई है। जानकारियों का भंडार भरना अवॉइड करें। अपने रीडर्स को कहानी की शुरुआत में ही वो हर एक बात न बताते जाएं जो आपको लगती है कि उन्हें मालूम होनी चाहिए। अगर आप कुछ होने के पहले ही सिर्फ अपने किरदारों को और घटनाओं को बताने के ऊपर 3 पेज बर्बाद कर देंगे तो आपके रीडर्स बोर हो जाएंगे। ट्रिक एंडिंग एक चालाकी से समाप्त करने से बचें। कोई भी इंसान किसी कहानी के आखिर में ये जानकर खुश नहीं होगा कि अब तक जो भी हुआ वो तो सिर्फ एक ख्वाब था या फिर इसे तो बस एक दूसरे नजरिए से पेश किया जा रहा था। ओ हेनरी इसी तरह की एंडिंग के लिए फेमस हुई थी, लेकिन अब उसे एक बकवास की तरह माना जाता है। इसे बहुत सिंपल रखें। हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए एक उन्नत बनावटी भाषा ही यूज की जाना चाहिए। अगर आप एक हाई सोसाइटी लाइफ के बारे में कोई कहानी लिख रहे हैं तो फिर इसे यूज करना आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन ज़्यादातर कॉन्सेप्ट के लिए इसे छोटा और सिंपल ही रखना सही माना जाता है। डायलॉग को बहुत ज़्यादा भी फैलाने से बचें। नरेशन नॉन डायलॉग को आपके रीडर्स को आपकी कहानी के बारे में बेसिक जानकारी बताने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। डायलॉग का यूज़ किरदार के बारे में, उसके स्ट्रगल के बारे में, उसके रिश्ते वगैरह के बारे में बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए, लेकिन इसे कहानी की सच्चाई के लिए नहीं यूज़ होना चाहिए।
जैसे कि एक किरदार को ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि मनु, मुझे लगा कि तुम 20 साल के हो और ये तुम्हारा मुंबई में दूसरा साल है। क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो कहानी के किरदारों को पहले से ही मालूम है। कहानी के असली दांव को एकदम स्पष्ट रखें। किसी भी रीडर को आपकी कहानी को पढ़ते वक्त और उसे पूरा पढ़ लेने के बाद इस सवाल का जवाब देते आना चाहिए कि इस कहानी का असली मकसद क्या है। अगर कोई रीडर कहानी पूरी पढ़ लेता है और उसे अभी तक यही नहीं समझ आता कि असली मुद्दा क्या है, तो फिर आपकी कहानी फेल हो चुकी है। 4 अपनी कहानी को रिवाइज करना, दोहराना। 1 इसे तैयार करके एक तरफ रख दें और फिर वापस आपकी कहानी पर जाएं। आपकी कहानी को एक ब्रेक दें, फिर चाहे ये एक दिन का ही बस क्यों न हो। फिर इसे एकदम एक नए नजरिए से पढ़ें और इसे एक लेखक के बजाय एक रीडर की ओर से देखने की कोशिश करें। एक रीडर की तरह किस वाक्य को आप गैर जरूरी या कंफ्यूज करने वाला मानते हैं? ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनके बारे में आपको और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठी करने की जरूरत है? कौन से प्लॉट पॉइंट्स एकदम जाने माने या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं? अपनी खुद की बुक को एक एकदम नए नजरिए से देखने की वजह से आपको अपनी कहानी में किए जाने लायक बदलाव को समझने में मदद मिल सकती है। कभी कभी आपके द्वारा लिखी जा रही कहानी को एक वर्ड डॉक्यूमेंट में प्रिंट करके भी आपको इसे एक नए नजरिए से देखने में मदद मिल सकती है। अगर आप सच में अपनी कहानी को सुधारना चाहते हैं लेकिन अभी एकदम स्तब्ध हैं, तो उसे कम से कम 1 या 2 महीने के लिए एक तरफ रख दें। आप खुद ही इस वक्त के दौरान अपने नजरिए में आए बदलाव को देखकर अचंभित हो जाएंगे। अपने काम को कुछ वक्त के लिए एक तरफ रख देना एक अच्छा आइडिया होता है, लेकिन इसे इतने ज़्यादा वक्त के लिए भी एक साइड न रखें कि आपकी इस पर से दिलचस्पी ही खत्म हो जाए। 2 फीडबैक पाएं। अगर आप अपनी कहानी को दुनिया के सामने निकालने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आप इसे अपने क्लोज फ्रेंड, किसी एक राइटर, इंग्लिश, हिंदी टीचर या फिर आपके कुछ साथी राइटर्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। बस इस बात की पुष्टि कर लें कि आप आपकी कहानी के पूरे तैयार होने से पहले ही उस पर लोगों की राय न मांगें, नहीं तो आप लोगों की आलोचनाओं से परेशान हो जाएंगे। अपने ही जैसी सोच रखने वाले लोग जो गंभीरता से अच्छी राइटिंग की तरफ प्रतिबद्ध हों, उनके साथ में एक राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन करने से आपको अपने काम की तरफ एक नया नजरिया पाने में मदद मिलेगी। फीडबैक केवल तभी मददगार साबित होंगे जब आप इन्हें अच्छे से स्वीकार करें। अगर आपको लगता है कि आपने दुनिया की सबसे अच्छी कहानी लिख ली है, तो फिर आप असल में किसी की एक बात भी नहीं सुन सकेंगे। पुष्टि कर लें कि आप आपकी कहानी को सही रीडर्स को ही दे रहे हैं। अगर आप एक साइंस फिक्शन लिख रहे हैं, लेकिन आप आपकी कहानी को एक ऐसे राइटर फ्रेंड को पढ़ने के लिए दे रहे हैं जिसने आज तक कभी भी साइंस फिक्शन नहीं लिखी है, तो आपको बेस्ट फीडबैक नहीं मिल सकेगा। 3 कई तरह की ट्रिक्स यूज करते हुए अपनी कहानी को रिवाइज करें। एक कहानी को रिवाइज करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग तरीके मौजूद हैं और ये सब पूरी तरह से आपके पास में मौजूद आपकी कहानी के फर्स्ट ड्राफ्ट पर और कितना काम बाकी है के ऊपर डिपेंड करते हैं। काफ़ी सारी कहानियों को सही बनने में 10 या इससे भी ज़्यादा ड्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अगर आपको लगे कि आपको अपनी कहानी में सब कुछ ही बदलना पड़ेगा, तो आप इसे लेकर हतोत्साहित न हो जाएं। यहाँ पर आपके काम को रिवाइज करते वक्त ध्यान में रखने लायक कुछ बातें दी हुई हैं। नजरिए में आने वाले बदलाव को बदलने की ज़रूरत। हो सकता है कि पहली बार पढ़ने पर आपको आपकी कहानी फर्स्ट पसंद में ही सबसे अच्छी लगे, लेकिन दूसरी बार पढ़ने पर शायद आपको ऐसा लगने लगे कि आपके द्वारा बताई जाने वाली कहानी के लिए थर्ड पसंद ज़्यादा सही रहेगा। शब्दों में कमी करना। एक नियम के हिसाब से अपनी कहानी में से कुछ 250 ये कम से कम 10 पेज के बराबर लंबी होनी चाहिए तक शब्दों को कम करने के बाद आप मान सकते हैं कि आपकी कहानी पूरी हो गई है। आप खुद ही आपकी कहानी में मौजूद गैर जरूरी शब्दों को पाकर दंग रह जाएंगे। किसी भी कंफ्यूजन को अलग कर दें। खुद से पूछें कि अगर ये कहानी आपने खुद न लिखी होती तो इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो आपको अच्छे समझ आता या नहीं। हो सकता है कि कहानी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम हो, लेकिन आपके जो रीडर्स हैं वो शायद इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं।
इसमें फीलिंग्स, साउंड्स वगैरह को शामिल करने की पुष्टि कर लें। फीलिंग्स किसी भी कहानी में एक जान डाल देती हैं। आखिर वो कहानी ही क्या जिसमें कोई फीलिंग्स न हो। जरूरत हो तो और भी रिसर्च करें। अगर आप 60 के दशक में पानीपत के एक गांव के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हैं और फिर आपको लगता है कि आपको इस वक्त के बारे में उतनी भी जानकारी नहीं है जितनी कि आपको जरूरत है, तो फिर इस कुछ बुक्स को पढ़कर रिसर्च कर लेना चाहिए। वक्त सुदृढ़ परसिस्टेंस रहें। जब भी आप परेशान हो जाएं, तब खुद को बस एक बात याद दिलाएं कि कोई भी कहानी अपने पहले ड्राफ्ट में ही परफेक्ट नहीं बन जाती है, लेकिन अगर आप एक दूसरा, तीसरा और शायद चौथा ड्राफ्ट भी लिखते हैं तो आप में एक अमेजिंग शॉर्ट स्टोरी लिखने की क्षमता है। सलाह, आप आपके मुख्य किरदारों को कैसा बनाना चाहते हैं से अवगत रहें। अगर आपको मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर किसी एक बेवकूफ़ से बच्चे को एक ऐसा कूल सेंटेंस न दें जो बोलना उसके स्वभाव में ही न हो। अपने किरदारों को भी ठीक वैसे ही जानें जैसे कि आप खुद को जानते हैं। किसी दिन अपने किरदार के अंदर ही रहें। एडिट करते रहें। बेशक विराम चिन्ह, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, ग्रामर और वाक्य बोध को चेक करें, लेकिन बड़े सवालों को इग्नोर मत करें। क्या आपके किरदारों के एक्शन और रिस्पॉन्स मुमकिन होने लायक हैं? क्या आपने प्लॉट के लिए कोई शॉर्टकट लिया है जो उसे सांसारिक या बनावटी बनाता है? अगर आप बहुत आसानी से दूसरे लोगों की राइटिंग से प्रभावित हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मत पढ़ें। सिर्फ उन्हीं बुक्स के साथ जुड़े रहें जिनसे आप अवगत हैं और पढ़ें कि लेखक ने किस तरह से किरदारों को, प्लॉट को और लक्ष्यों को निर्धारित किया है। हालांकि आपको अपने आप को पिंजरे में भी बंद करके नहीं रखना है। आप जहां भी जाएं, अपने साथ में हमेशा एक नोटबुक लेकर जाएं ताकि आपके मन में जब भी कोई आइडिया आए तो आप उसे फौरन लिख सकें। अगर आपके पास में खाली वक्त हो, अपनी नोटबुक को निकाल लें और आपके मन में आने वाली सबसे पहली चीज़ को लिखने लगें। जब लिख रहे हों तब ऐसी जगह पर न रुक जाएं जहां आप कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आपकी कहानी को कभी भी खत्म नहीं कर पाएंगे। एक ऐसी जगह पर रुकें जहां आपके दिमाग में कोई प्लान आ रहा हो। एकदम फौरन अपनी कहानी की एडिटिंग करना मत शुरू करें। ऐसे में आपके द्वारा गलतियां और खामियों को देखे जाने की कम ही संभावना होती है। जब तक आप आपकी कहानी को एक नए नज़रिए से देखने लायक न बन जाएं, तब तक इंतज़ार करें। फाइनल कॉपी तैयार करने से पहले ड्राफ्ट्स जरूर तैयार करें। ये आपको एडिटिंग में बहुत मदद करने वाले हैं। जब एक कहानी लिख रहे हों तब मुख्य किरदार को फोकस करने की पुष्टि कर लें, लेकिन उसके फ्रेंड्स के बारे में भी कहानियां बताने की जगह जरूर छोड़ें। हर मुख्य किरदार को सामने आने के लिए टाइम की जरूरत होती है और उसके फ्रेंड्स की हिस्सेदारी भी जरूरी होती है। अपने आप को बहुत ज़्यादा भी गंभीरता से मत लें। अपनी कहानी लिखने से पहले किरदारों के नाम और वो किस तरह की पर्सनैलिटी को दर्शाने वाले हैं, इन सब की एक लिस्ट बना लें। चेतावनी, काम करते वक्त ही एडिट मत करें। ये आपकी लिखने की स्पीड को कम कर देता है। इसकी जगह पर बार बार ब्रेक लेते रहें और जब आपसे हो तब एडिट करें। अपनी कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए कभी किसी दूसरे के काम को चोरी न करें। एक अच्छी कहानी लिखने में हमेशा वक्त लगता है, तो इसलिए आप अपनी तरफ से धैर्य बनाए रखें। कहानी को बहुत ज़्यादा भी न खींचें। किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा भी न खींचें। उसके लिए केवल उतनी ही जानकारी दें जो उसे समझने और रुचि बनाने के हिसाब से सही हो। किसी भी चीज़ को पूरी तरह से उल्लेख करने पर आप कभी इसे खत्म नहीं कर पाएंगे। अपने वाक्यों की लंबाई के अलग अलग होने की पुष्टि करें। अपनी फैमिली के जैसे किसी जाने माने इंसान के बारे में बहुत करीब से जानकारी देना बहुत आसान होता है। या तो अपने परिवार को अपमानित करने से बचने के लिए किरदारों को पर्याप्त रूप से अलग बनाएं, या फिर आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहें। बार बार बहुत बड़े, भारी भरकम शब्दों का यूज़ न करें। ये कुछ इस तरह से अनप्रोफेशनल लगते हैं जैसे कि आपने आपके कंप्यूटर से आपके लिए इन्हें लिखने को कह दिया है। आपको कोशिश यही करना है कि बार बार बोरिंग प्लेन शब्दों का कम ही यूज़ करें। राइटर्स ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। आप परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं मान सकते हैं।
ब्रेक्स लेते रहें और अपने मन को आराम दें। बिग बम इन चेयर को याद रखें, बस इसी पर डटे रहें और ये सब बस बिग के ही बारे में है।